जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी विद नावेद खान में आप सभी का अभिनंदन है। तो आज हम अपनी हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कर रहे हैं क्लास 6 की। उसका चैप्टर नंबर 5 हमारा हो गया था, हुआ नहीं था एक्चुअली, उसको आधा हमने कर लिया था। ठीक है, आधे में हमने क्या क्या देखा था? उसमें हमने देखा था लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। इसका मतलब है कि हमने उसमें स्थल मंडल, जीव मंडल, ठीक है, जल मंडल और वायुमंडल को देख लिया था। ठीक है, और उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने जितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों को हमने इस तरफ लिखा था और 5 महासागरीय बेसिन जो हमारे बड़े महासागर हैं उनको हमने इस तरफ लिखा था। ऑलराइट गाइस, उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 तक जो महाद्वीपों के नाम डाले थे। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे थे एशिया महाद्वीप के बारे में। इसी तरह से 1 बाय 1 हम सारे महाद्वीप को देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के 5th चैप्टर में दिया हुआ है, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। इसको और भी आगे डिटेल में बताया जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो चलिए, उसमें हमने क्या देख लिया था? एशिया महाद्वीप को देख रहे थे हम। तो एशिया महाद्वीप की कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ विशेषताएं हमने देख ली थी। ठीक है, जैसे एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ये पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 1/3 है। ठीक है, ये यूराल पर्वत के द्वारा यूरोप से अलग होता है। ठीक है, और बाकी इसकी जो चीज़ें थी, स्पेसिफिकेशन हमने देख लिया था कि इसमें हम और क्या देख रहे थे? कर्क रेखा हमने पढ़ ली थी। ठीक है, कि कर्क रेखा 3 महाद्वीप और 17 देशों से होकर के गुजरती है, जिसमें से भारत उनमें से एक है। ये भी हमने देख लिया था। ऑलराइट गाइस, तो उसके बाद अभी हम देख रहे हैं इसी में एशिया महाद्वीप में ही देखेंगे विषुवत व्रत, यानी कि इक्वेटर भी देखेंगे हम। इक्वेटर के बाद हम मकर रेखा भी देखेंगे। मकर रेखा को डिटेल में पढ़ेंगे कि मकर रेखा किन किन राज्यों से, किन किन देशों से होकर के गुजरती है। उसके बाद हम नंबर 2 पे यूरोप महाद्वीप को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ और साउथ अमेरिका को देखेंगे। उसके बाद अफ्रीका को देखेंगे, अंटार्कटिका को देखेंगे। सारे महाद्वीपों को हम समझने वाले हैं। अब चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, उसमें मैंने जो वीडियो बनाई थी वो भी 47 मिनट की हो गई थी लगभग। ठीक है, तो देखने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कर दिया है। ठीक है, आज मैं इस चैप्टर को फिनिश करने का ट्राई करूँगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं कम टू द पॉइंट। और एक चीज़ गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ इंग्लिश की वीडियोस भी इस पर बनाई हैं, कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस, कुछ इडियम्स, कुछ फ्रेसेस मैं अपनी इसी चैनल पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसी बोर्ड पे लिख करके लोगों के साथ। जैसे मेरी अभी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, हाउ टू से फाइन। ठीक है, फाइन क्या है कि हम कहते हैं ना, अगर हमसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो हम कह देते हैं फाइन। फाइन क्या है? अभी बहुत आउटडेटेड चीज़ हो गई है, तो उन्हीं को मैंने एडवांस वर्जन में बताया है। तो जो भी अगर इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली एवरीबडी कैन लर्न एनीथिंग। ओके, हर कोई सीख सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट? तो चलिए देखते हैं आज हम क्या देखेंगे अपना विषुवत व्रत। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है, ये वही है, चैप्टर 5 क्लास 6 की एनसीईआरटी। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लास 6 चैप्टर 5। और देखते हैं चैप्टर का नाम भी लिखूं। चैप्टर का नाम है हमारा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, चलिए, ये अभी बिल्कुल डाउट क्लियर ही हो गया। अभी हम इसमें देखते हैं क्या कि विषुवत रेखा। ठीक है, हम देखते हैं विषुवत रेखा, या हम इसे इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक है, ये कितने देशों से होकर के गुजरती है, किस किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ग्लोब पर दिखाना चाहूंगा कि इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर को हम पहले ही देख चुके हैं। इसको मेजर सर्किल भी कहते हैं, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, इसको इक्वेटर भी कहते हैं, विषुवत व्रत भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये ठीक से दिख पा रहा हो, मैं थोड़ी सी लाइटिंग और बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। ऑलराइट गाइस, उम्मीद है आपको दिख पा रहा होगा ठीक से। देखिए, ये जो लाइन है इसको कहते हैं विषुवत व्रत। ठीक है, इक्वेटर। तो ये किन किन देशों से होकर के, हम यहाँ से इसको देखेंगे किस किस महाद्वीप से। यहाँ देखते हैं हम दक्षिण महाद्वीप, ठीक है, सॉरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, ये इंडिया के यानी कि थोड़ा नीचे से होकर के गुजरती है। ठीक है, उसके बाद ये दक्षिण एशिया में पड़ता है। इन सारी चीज़ों को देखेंगे, कौन कौन से देश इस रेखा पर पड़ते हैं। चलिए, तो देखते हैं। ये 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से महाद्वीप हैं? सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे 1, ठीक है, 2 और 3। ऑलराइट गाइस,
तो 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं देखिए, देखते हैं हम। सबसे पहले है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अब इस दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं हम उनको लिख लेंगे। नंबर 2 पे है अफ्रीका। ठीक है, अब हम इनके देश लिख लेंगे। और नंबर 3 पे एशिया, जो कि दक्षिण एशिया से लगभग गुजरता है इक्वेटर, तो उनको भी हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका में कहाँ कहाँ गुजरती है, ये है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साथ साथ नोट करते चलें। ऑलराइट गाइस, उसके बाद हम देखेंगे अफ्रीका में 6 देशों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। गैबन, कांगो गणराज्य, ठीक है, गैबन, कांगो गणराज्य। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कांगो रिपब्लिक गणराज्य। ये दोनों देश अलग अलग है, कांगो गणराज्य अलग है, आप मैप में देख सकते हैं। कांगो रिपब्लिक गणराज्य अलग है। उसके बाद है युगांडा। ठीक है, उसके बाद है केन्या। युगांडा आपने देखा होगा, एक यूट्यूब पे चैनल है उनका, कैमरामैन युगांडा से वो बताते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, वो जस्ट फॉर फन। ठीक है, उसके बाद सोमालिया। ठीक है गाइस, देख सकते हैं आप अफ्रीका में विषुवत जो है इन देशों से होकर के गुजरता है। उसके बाद एशिया में हम देखते हैं, एशिया में मालदीव्स, मालदीव हमारी नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, और इंडोनेशिया, नंबर 3 है किरिबाती। ठीक है, ये किरिबाती लिखा है, किरिबाती साओ टोम, इसका पूरा नाम है देश का, किरिबाती साओ टोम। ऑलराइट गाइस, और नंबर 4 पे हम देखते हैं प्रिंसिप। ठीक है गाइस, जो कि दक्षिण एशिया में ही पड़ते हैं ये सारे के सारे देश, जो हम यहाँ देखेंगे कुछ। ठीक है, इस वाले इलाके में इंडोनेशिया के आसपास ये चारों देश हमें यहाँ मिल जाते हैं, जहाँ से होकर के ये इक्वेटर गुजर रहा है। ऑलराइट गाइस, तो ये 3 महाद्वीप हैं। ठीक है, 1 2 3, और ये सारे देश हैं। ठीक है, 4 6 10 और 3 13 देशों से होकर के इक्वेटर गुजरता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको साफ करता हूँ। ठीक है, चलिए ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाते हैं फटाफट, थोड़ा सा जल्दी करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़े। अभी हम नंबर 2 क्या देखते हैं, मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, अभी हम इसको देखेंगे। कर्क रेखा हम पहले देख चुके हैं, कर्क रेखा भी 3 महाद्वीप 17 देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट गाइस, यहां लिख सकते हैं कितने देशों से गुजरती है। चलिए मैं इतना ही शॉर्ट में लिखता हूं। उसके बाद इसको भी हम देखेंगे कि ये भी 3 महाद्वीप से होकर के गुजरती है, 1, ठीक है, 2 और 3। कौन कौन से हैं ये महाद्वीप, ये दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। चलिए देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक महाद्वीप भी है। आगे अगर ये कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका देश का नाम भी वही है और महाद्वीप का नाम भी वही है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोई देश नहीं है, ये महाद्वीप भी है और देश भी है। ऑस्ट्रेलिया में आपको दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है, यानी कि
दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका में देखेंगे 4 देशों से होकर के गुजरती है। चिली, अर्जेंटीना, ठीक है, पराग्वे और ब्राजील। पराग्वे और ब्राजील। अभी हम इसमें देखेंगे, इसमें तो 6 देशों से होकर के गुजर रही है अफ्रीका में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। नामीबिया है, उसके बाद बोत्सवाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर ही एक कंट्री है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, उसके बाद क्या है, मेडागास्कर है, ठीक है। और लास्ट में है, ठीक है, पोलिनेशिया, फ्रेंच पोलिनेशिया इसको बोलते हैं। ये फ्रांस का है, ठीक है। फ्रांस ने इस पे कह सकते हैं ऑक्यूपाइड एक तरह से कर रखा है। तो ये हमारी मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इतने देशों से और 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका नाम दे देगा आपको, मकर रेखा कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है, ठीक है। उनके सही जोड़े बनाने के लिए दे देगा, या फिर उसमें 3-4 पॉइंट दे देगा कि कौन कौन से ठीक है, नंबर 1, 2, 3, 4, इस तरह से पूछा जा सकता है। एक बार आप फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्या है, एशिया महाद्वीप के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, यहाँ तक हमारा एशिया महाद्वीप कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें हम 7 के 7 महाद्वीप के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, ये तो 6th क्लास का ही है सिर्फ, आगे तो अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है गाइस। चलिए अभी देखते हैं नंबर 2 पे यूरोप, ठीक है। अभी हम कुछ पॉइंट यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यूरोप महाद्वीप क्या है, एशिया के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाने की जरूरत है। एशिया लिख देंगे, एशिया के पश्चिम। देखिए इसमें लिखने वाला ज्यादा है, इस चैप्टर में पढ़ने वाला ज्यादा है, समझने वाला कम है, तो हम उसको पढ़ करके ही समझेंगे, ठीक है। एशिया के पश्चिम में स्थित है तथा आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त क्या है, इससे होकर के यूरोप से गुजरता है, ठीक है। आर्कटिक वृत्त कौन सा, 66.5 डिग्री उत्तर में। तो चलिए एक बार हम इसको ग्लोब पर भी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये पूरा यूरोप महाद्वीप है, तो 66.5 डिग्री हमने पढ़ा था ना, जो आर्कटिक वृत्त है यहाँ से होकर के गुजरता है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप के चारों ओर स्थित जल निकाय कौन से हैं, तो हम देखेंगे जल निकाय, ठीक है। इसके चारों ओर स्थित जल निकाय कौन कौन से हैं, देखिए आर्कटिक महासागर है, ठीक है। आर्कटिक महासागर कहाँ है, इसके उत्तर में स्थित है। उत्तर मतलब उत्तर लिख देंगे या एन लिख देंगे, ठीक है। नंबर 2, 3 कौन कौन सी वाटर बॉडी है इसके अराउंड, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। उसके बाद मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी कह सकते हैं, मेडिटेरियन सागर लिख लीजिए, ठीक है। ये कहाँ है, वेस्ट में है, यानी कि पश्चिम में है। इसके वाटर बॉडीज हम देख रहे हैं। उसके बाद काला सागर है, कैस्पियन सागर। ऑलराइट गाइस, काला सागर है और कैस्पियन सागर है। ये कहाँ है, ये भी देख लेते हैं। ये ईस्ट में है, ठीक है, और ये साउथ में है, यानी कि दक्षिण में है। ऑलराइट, चलिए अभी हमने और क्या देखा था कि यूरोप से क्या आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री
गुजरता है, ठीक है, 66.5 डिग्री उत्तर यानी कि नॉर्थ, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ से होकर के गुजरता है। तो अब हम इसको देखते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ कौन कौन से देशों से होकर के गुजरता है, ठीक है, यानी कि आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर, ठीक है, यूरोप में है और किन किन देशों से होकर के गुजरता है उसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये 66.5 डिग्री दक्षिण में भी है, ठीक है, उसको भी देखेंगे वो कहाँ कहाँ से होकर के गुजरता है। तो पहले इसको देख लेते हैं, कनाडा यानी कि कनाडा, ठीक है, उसके बाद ग्रीनलैंड, ये समझ में आ रहा है ग्रीन से लिखा हुआ, आई होप पक्का आ रहा होगा आपको समझ में, ठीक है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, ये देश के नाम है, ठीक है, उसके बाद स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, यूएसएसआर तो अब लिखना ठीक है, यूएसएसआर नहीं है, ठीक है, रशिया, एक लास्ट और है यूएसए। ऑलराइट गाइस, देखिए ये कह रहे हैं कि आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो है कहाँ कहाँ से होकर के गुजरता है। तो हम एक बार यहाँ इसको वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर आल्सो, ठीक है। देखिए ये है कनाडा, कनाडा से होकर के गुजरता है, उसके बाद ग्रीनलैंड यहाँ आता है, ठीक है, ऊपर 66.5 डिग्री पे आप देख सकते हैं अपने मैप में जो भी देश आपको दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देश जो है सबसे पहले कनाडा, ग्रीनलैंड, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके बाद ये रशिया आ जाता है, ठीक है। रशिया के यहाँ घूमने के बाद फिर आता है जो कि अलास्का है, यूएसए का है, ठीक है, अलास्का यूएसए में ही आ जाता है ये, ठीक है। तो ये देशों से होकर के आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री, आप इसको मार्क कर लीजिए और पूरा क्वेश्चन बढ़िया से लिख लीजिए कि आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर इन देशों से होकर के गुजरता है। ऑलराइट, इसका भी वैसे ही बन सकता है कि आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आ सकता है यूरोप महाद्वीप के चारों तरफ कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं उनको मिलाने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है, या 4 ऑप्शन दे देगा, फिर उनमें पूछ लेगा ए सही है, बी सही है, सी सही है, या ए बी सही है, ए सी सही, इस तरह से पूछ लेगा, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो आर्कटिक वृत्त है किन किन देशों से होकर के गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट। चलिए, थैंक यू। उसके बाद हमने नंबर 2 महाद्वीप देख लिया, यूरोप महाद्वीप। अभी हम देखते हैं नंबर 3 अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की स्पेसिफिकेशन क्या है? अफ्रीका महाद्वीप एक्चुअली काफी बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। कौन कौन सी? 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी है? कर्क रेखा, उसके बाद 0 डिग्री विषुवत वृत्त, और 23.5 डिग्री साउथ में कौन सी है? मकर रेखा। तो चलिए देखते हैं। अभी हम नंबर 3 हेडिंग डालते हैं, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन हम देखते हैं, ठीक है। ये एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो चलिए लिखिए, दूसरा बड़ा महाद्वीप। देखिए पूरी लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है, बट इतना ही काफी है कि सेकेंड लार्जेस्ट महाद्वीप है। उसके बाद हमें कुछ चीजें बना करके अपने साइड से लिखनी होती हैं। जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा है? एशिया है, दूसरा ये है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे विषुवत वृत्त जो है इक्वेटर, ठीक है, या ग्रेट सर्किल भी कह सकते हैं उसे, इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, इसके कहां से? लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, ठीक है, मध्य से। देखेंगे हम किन किन देशों से होकर के इक्वेटर गुजरता है, अभी देखेंगे इसको, गुजरती है, ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि इससे होकर के कर्क रेखा, उसके बाद 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत वृत्त, और मकर रेखा, ये तीनों गुजरती हैं, ठीक है।
तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि तीनों रेखा किस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं, तो वन एंड ओनली अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। इसमें और कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे। इसमें सहारा रेगिस्तान, ठीक है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, मौजूद है, जो लगभग 11 या 12 देशों से सटा हुआ है, मिला हुआ है, ठीक है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा, देखिए यहाँ एक और हमें पॉइंट मिलता है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है, जो कहाँ है? अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, सहारा रेगिस्तान। इसमें विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है, नील नदी तो बहुत फेमस ही है, दरियाए नील जिसको बोलते हैं। नील नदी इस कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी है ये, ठीक है, सबसे चौड़ी नहीं है, सबसे चौड़ी अमेज़न है, ठीक है, अमेज़न है। ये नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है, विश्व की सबसे लंबी नदी, ओके। तो इसकी ये कुछ स्पेसिफिकेशन थी जो हमने यहाँ देखी। आगे और हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए हम ये देखेंगे, किसी और टाइम देखेंगे। अगर ये पूरा के पूरा हम देखते रहेंगे, इक्वेटर हम देखेंगे तो ज़्यादा नहीं, ठीक है, गैबन, कांगो, ठीक है, जायरे, इस तरह से आप देख करके खुद भी नोट कर सकते हैं। 5, 6, 7 देश हैं, इनसे होकर के ये अफ्रीका से इक्वेटर गुजरता है, ठीक है। तो हम अभी वीडियो को ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में लेंगे, वैसे ही प्रॉब्लम आ जाती है, लोग ज़्यादा लंबी वीडियो और ज़्यादा सीरियस जैसे मैं पढ़ाता हूँ शायद लोगों को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है ना। बट फिर भी देखिए, जो अगर बिल्कुल मेरे से पढ़ना चाहता है या मेरे साथ डिस्कस करना चाहता है, डेफिनेटली वेलकम है, आप आइए, कमेंट में बताइए। अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ चीज़ ठीक नहीं लग रही है, थोड़े अगर शायरी चाहिए, आपको चुटकुले चाहिए, आप बताइए मुझे, ठीक है। बाकी मेरा तो यही तरीका ठीक है, मैं खुद भी ऐसे ही पढ़ता हूँ, मेरी बुक्स जो रखी हुई हैं, ठीक है, और मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ डिस्कस करना सोचता हूँ। हालांकि चलिए थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी करेंगे, होगा। नंबर 4 पे हम देखेंगे उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। इसमें हम देखेंगे क्या क्या है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, कॉन्टिनेंट, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। देखिए, बीच बीच में हमें इंग्लिश पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी में एक क्वालिफाई पेपर भी होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल रीड्स एनसीईआरटी फॉर द यूपीएससी पर्पस, ठीक है, और स्टेट पीसीएस पर्पस, तो उसमें क्वालिफाइंग पेपर तो होता ही है ना। हिंदी का भी होता है, लैंग्वेज का पेपर होता है, इंग्लिश का भी होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक साथ ही इंग्लिश पढ़ लेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है। बीच बीच में आप, जैसे अगर मैंने इसको लिख दिया, सपोज दैट मैं ऐसा ही करता था और अभी भी करता हूँ कि अगर जो ज़्यादा की पॉइंट जो होते हैं उनको मैं इंग्लिश में गूगल से ट्रांसलेट करके वहीं अपने नोट्स में चिपका देता हूँ, ठीक है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी मैं अपने नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ। मैं अगर आप चलिए दिखाई देता हूँ कि मैं अपने नोट्स से आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ। ये मेरी पूरी ज्योग्राफी की मेहनत है, ठीक है, अगर आपको ठीक से दिखाई दे पा रही है तो इसमें ही मैंने पूरी ज्योग्राफी के बारे में लिख रखा है, ठीक है। और मैं एक चीज़ देखिए, जो अगर मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसको मैं सीधे काट करके यहीं चिपका देता हूँ। आप लोग सोचते होंगे ना कि नोट्स कैसे बनाएं। जितना मैं सिर्फ करवाते जा रहा हूँ, डेफिनेटली मेरा ये प्रॉमिस है आपसे, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये जितना मेरे पास है इतना ही आपके पास होगा। यही पूरी ज्योग्राफी है, बस इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, ना मुझे पढ़ना है, आई एम श्योर अबाउट इट। सिर्फ वही पढ़ना है जो करंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत चलता रहेगा, या थोड़ा सा एटलस को देखना है। ये मैंने इतनी मेहनत कर रखी है, ठीक है, ये एक दिन की मेहनत की हुई नहीं है। और इसमें क्या है, एक मेन चीज़ कि अगर मैंने कुछ ज़्यादा एडवांस चीज़ पढ़ी या फिर कुछ करंट अफेयर्स में पढ़ा, ठीक है, मैं और थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक अलग पेज लिखा, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। स्थलाकृतियों का वर्गीकरण मैंने इस तरफ लिख रखा है, ठीक है। मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं वो लिख रखा है, ठीक है। प्रवाहित जल से बनने वाली आकृतियां कौन कौन सी होती हैं, जो मेरे को मेन पॉइंट लगता है वो मैं सीधे यहाँ अलग पेज पे लिखा और बीच में उसी टॉपिक के साथ मर्ज कर देता हूँ। ये ऐसा नहीं कि मैंने एक के साथ किया है, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी भी है, इसमें एडवांस बुक्स का भी है, ठीक है, इसमें कुछ करंट अफेयर्स का भी है। मैं और दिखाता हूँ आपको, देखिए। और जो मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है वो मैं पेज काट के ही यहाँ सीधे लगा देता हूँ, ताकि मुझे बार बार उन चीज़ों को रिवाइज ना करना पड़े, ठीक है। यू कैन सी हियर गाइस, देखिए अलग अलग पेज भी मैंने लगा रखे हैं।
इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जलवायु वर्गीकरण को ये मैंने बहुत अच्छे से बना रखा है, तो मेहनत तो मैंने कर रखी है, बस आपको इतनी ही करनी है जितनी मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ना सोचिए कि स्टार्टिंग में मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मेरा इरादा है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो डेफिनेटली मैं ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप मेरा प्रॉमिस समझ सकते हैं कि अगर मैं इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है, तो बस यू नीड टू बी विद मी, आपको मेरे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको एज इट इज़ आप तक पहुंचाने वाला हूं, ठीक है। ये मैंने कोर्स लेकर के पढ़ा था या वट एवर, खैर ये शेयर करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये मैंने कोर्स लेकर के ही पढ़ा था और इसके लिए मैंने काफ़ी अच्छी खासी फीस पेड की थी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जो चीज़ मैंने फीस दे करके पेड की है वो मैं आपको ऐसे ही दे दूं, ठीक है। अच्छा, मेरा मोटिवेशन क्या है ऐसे ही आपको ये चीज़ प्रोवाइड कराने का? मैंने ऐसे सारे नोट्स बना रखे हैं, एनसीईआरटी के भी हर सब्जेक्ट के नोट्स मेरे पास हैं। इसीलिए मेरा इरादा है कि जो 50 एनसीईआरटी है ना, मैं उनको 5 ही इस तरह की बुक्स में ले करके आऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। बस थोड़ा सा टाइम, मेरे पास थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है ना, तो उसके लिए थोड़ी सी बस आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। सो ओके, कम टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें बहुत हो गई, ठीक है। हमने क्या देखा, उत्तर अमेरिका क्या है, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये पनामा से इस्तांबुल नामक भूमि की एक बहुत ही संकीर्ण पट्टी द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे है पनामा, आप अपने मैप में भी देख सकते हैं, ये चीज़ है पनामा। पनामा नहर के बारे में आपने सुना होगा, जो यूएसए ने बना रखी है। बस यहाँ एक पनामा छोटी सी जगह है, उससे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा है, ठीक है। पनामा के इस्तांबुल नामक, ठीक है। तो यहाँ हम पनामा इस्तांबुल ऐसे ही लिखते चलेंगे बस, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, इस्तांबुल। जब आप रिवाइज करोगे तो ये सारा आपको याद आता चला जाएगा। नामक भूमि के बहुत ही संकीर्ण पट्टी से दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम संकीर्ण पट्टी, उसके बाद लिख देंगे दक्षिण अमेरिका, ठीक है। और ज्यादा करना है तो यहाँ आगे लिख दो जुड़ा है, ठीक है गाइस। ये देखिए बहुत शॉर्ट्स में मैं आपको नोट्स बनाना यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं। हालांकि इतने शॉर्ट में मैंने भी नहीं बनाया, क्योंकि जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था तो मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी रहती थी कि मैं सेंटेंस पूरा लिख दूँ, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको सिर्फ दो ही वर्ड लिखूंगा बस, ठीक है। अगर पनामा के बारे में लिखूंगा तो क्या क्या इसमें दो की पॉइंट है, एक इस्तांबुल और दक्षिण अमेरिका, ठीक है। बाकी संकीर्ण पट्टी तो एक छोटी सी पट्टी भूमि की है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये संकीर्ण पट्टी किसकी है, भूमि की है। ऑलराइट गाइस, उसके बाद हम देखेंगे महाद्वीप पूरी तरह से क्या है, हमने जो डिवाइड किया था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो महाद्वीप पूरी तरह से कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। महाद्वीप, उसके बाद यहां लिख देंगे उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही लिखना है, महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध, दो चीजें बस, इससे आपको समझ आ जाएगा कि महाद्वीप कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है, ये महाद्वीप 3 वाटर बॉडीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3 महासागरीय बेसिन, 3 महासागरीय बेसिन, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। उसमें नंबर 1, 2 और 3 बस इस तरह से लिख देंगे। उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। उसके बाद है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, बस इतना ही लिखना है इसके बारे में। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका। चलिए एक बार इसको शॉर्ट में समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ऑलराइट। चलिए अभी हम इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट हम अपना कॉन्टिनेंट देखते हैं। हमारे 4 कॉन्टिनेंट हमने देख लिए हैं। नंबर 5 हम देखते हैं कौन सा, हमने उत्तर अमेरिका देख लिया, तो उत्तर अमेरिका के नीचे कौन सा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका। ऑलराइट गाइस, उत्तर और दक्षिण दोनों महाद्वीप एक साथ ही आते हैं, ठीक है। नंबर 5 दक्षिण अमेरिका, ऑलराइट। इसको क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका। चाहे तो आप यहाँ लिखें पक्का, ठीक है,
साउथ अमेरिका। अभी आपका थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आप यकीन मानिए ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं इसी तरह से एनसीईआरटी पूरी पढ़ रहा था तो मैं हर चीज़ दो चीज़ इंग्लिश में लिख करके पढ़ रहा था। अब आपको भी पता है कि आजकल इंग्लिश का क्रेज़ ज़्यादा है, ठीक है, तो इंग्लिश की मोटी मोटी आपको चीज़ें ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। देखिए ये इक्वेटर है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, जो हमने देखा था कि नॉर्थ अमेरिका जो है उत्तरी गोलार्ध में है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका, ठीक है, ये पूरा दक्षिण अमेरिका है। तो इसका मैक्सिमम भाग ये क्या कह रहे हैं कि लगभग इसका ज़्यादा भाग कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन ये बता रहे हैं इसकी। तो इसका ज़्यादातर भाग कहाँ है, इस महाद्वीप का अधिकांश भाग, ठीक है, देखिए पूरी तरह से नहीं है, ये अधिकांश भाग कहाँ है, नीचे वाले यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये भी लिखने की जरूरत नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, बस इतना ही लिखना, अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। बाकी खुद से बनाना है उसको आगे, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये भी हमें यहाँ एक पॉइंट मिलता है, ठीक है, एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज है, वो कहाँ है, ठीक है, उसको भी हम देखते हैं। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, यानी कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगी, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, ठीक है। एंडीज के बारे में हम लिख देंगे उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसका देखते हैं, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, अमेज़न नदी जो है, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी हमने कहाँ देखी थी, अफ्रीका में कौन सी है, नील नदी। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेज़न, ठीक है, इसी महाद्वीप में बहती है, ठीक है, इस महाद्वीप में बहती है, आप आगे लिख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अमेज़न के बारे में हमने बहुत सी मूवीज में भी देखा है और एनाकोंडा भी हमने सभी ने अमेज़न नदी का देखा ही है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसका वाटर बॉडीज कौन सी हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज, यानी कि महासागरीय बेसिन कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए वाटर बॉडीज इसमें कौन कौन सी हैं, ठीक है। अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर कहाँ है, इसके पूरब में है। उसके बाद हम देखते हैं 4 वाटर बॉडीज से ये घिरा हुआ है। उसके बाद है प्रशांत महासागर, ठीक है, जिसे इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। प्रशांत महासागर है इसके पश्चिम में, ठीक है। उसके बाद इसके अटलांटिक महासागर उत्तर में भी है, पूरब में भी है, ठीक है। उत्तर में भी है, ठीक है। उत्तर वो बना देना काफी है, पूरा लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि नोट्स आपने बहुत सारे टॉपर्स के देखे होंगे कि वो लोग क्या कहते हैं कि उनके नोट्स बस वो ही समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है दक्षिण महासागर। तो नोट्स ऐसे ही बनाना है कि आपके नोट्स सिर्फ आप ही समझ पाओ, बाकी कोई समझ ना पाए। आपके समझ में आ जाए, बाकी कोई समझे या ना समझे डजेंट मैटर, ठीक है। तो इसको एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया। चलिए अभी हम देखते हैं नेक्स्ट अपना नंबर 6। चलिए फटाफट हम निपटाते हैं इसको, एक बार फिनिश कर दूं मैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नंबर 6 हम लिखते हैं। नंबर 6 हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया,
है, इसको आप इंग्लिश में भी डालिए। ऑस्ट्रेलिया की स्पेसिफिकेशन क्या है हम देखेंगे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। जो इसका नाम है, महाद्वीप का नाम है, वही है देश का भी नाम है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे छोटा महाद्वीप। इसके आगे आप चाहे इंग्लिश में भी लिख देंगे, ठीक है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है। नंबर 2 पॉइंट हम इसका लिखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। ऑलराइट गाइस, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चलिए मैं एक बार ग्लोब पे आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको यहाँ ठीक से दिख रहा होगा, ये पूरा इक्वेटर है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। पूरी तरह से कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑलराइट गाइस, ये क्या है? एक द्वीप है, ठीक है। ये महाद्वीपीय द्वीप इसको बोलते हैं, ठीक है। द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है। इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। देखिए द्वीप की परिभाषा क्या है? जिसके चारों तरफ जल निकाय हो, यानी कि जल स्थित है, वो द्वीप है। अब चूंकि महाद्वीप भी है, ठीक है, इसलिए ये द्वीपीय महाद्वीप है। इसके चारों तरफ क्या है? समुद्र है। इसके चारों ओर समुद्र स्थित है, ठीक है। इसके चारों ओर समुद्र स्थित है। इसके बारे में आप उतारिए। नंबर 7 हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, थैंक यू। नंबर 7 हम अपना देखते हैं अंटार्कटिका। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख लेंगे। अंटार्कटिका, ओके। चलिए अंटार्कटिका की देखते हैं। ये अंटार्कटिका बोलने में मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, वही मैंने लिख दिया। अंटार्कटिका है, ठीक है। अंटार्कटिका को देखते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ये काफी बड़ा महाद्वीप है, तो यहाँ लिख देंगे बड़ा महाद्वीप, ठीक है। और कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है हम देखें। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। सबसे नीचे अगर दिखाई दे रहा हो, ठीक है, तो ऐसे करके मैं दिखाना चाहूँगा। ये है हमारा अंटार्कटिका। ये पूरी तरह से कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है, बिल्कुल, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप में स्थित है, इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, ठीक है, जहाँ पे पृथ्वी का एक्सिस है, ठीक है। तो दक्षिणी क्या लाइन लिखेंगे? लाइन लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप कहाँ है? मध्य में स्थित है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसके बारे में, ठीक है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी निवास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे स्थायी निवास। स्थायी निवास का क्या मतलब? मतलब किसी भी प्रकार के लोग यहाँ परमानेंट नहीं रहते हैं, जैसे हम बाकी महाद्वीप में रह रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं रहते हैं। यहाँ क्या है? सिर्फ बर्फ की मोटी चादर ढकी हुई है, जो कि लगभग 2100 मीटर ऊंची है, यानी कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंची है। वर्ल्ड का, विश्व का सबसे ज़्यादा शुद्ध जल कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। ये लिख सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। यहाँ क्या है? विभिन्न देशों के रिसर्च सेंटर हैं। हमारे इंडिया का रिसर्च सेंटर भी यहाँ है इसमें, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, ये हमारे रिसर्च सेंटर यहाँ है। यहाँ बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम? शोध केंद्र स्थित हैं विभिन्न देशों के। भारत के कौन कौन से हैं हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। भारत के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं, तो ऐसे लिखेंगे भारत। उसके बाद लिखेंगे मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री,
ठीक है, ये मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री ये मस्ट है, ये की पॉइंट है। ठीक है, आप लोग सोचते होंगे कि क्या याद करें, ये की पॉइंट है हमारे कौन कौन से, या और भी जो है गूगल एक बार आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्थायी निवास नहीं है, ये इसका बड़ा महाद्वीप है, दक्षिणी गोलार्ध में है, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, ये इसका की पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा और रह गया है, बस हम इसको देख लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। मैं भी ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा लंबी क्लास ना हो। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑलराइट, चलिए डन। हमने क्या है यहाँ मोटा मोटा तौर पे, मोटा मोटा नहीं काफ़ी डिटेल में हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ 7 के 7 महाद्वीप को अपने पढ़ लिया है। ऑलराइट गाइस, चलिए अब हम क्या देखते हैं, अब हम यहाँ महासागरीय बेसिन को देखेंगे कि हमने 5 महासागरीय बेसिन जो मेरी पहले वाली वीडियो में देखी, ये पार्ट 2 है। इसको मैं ऐसे करके लिख दूंगा, थंबनेल जो आप मेरा देखेंगे तो उसका मतलब होगा कि ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2। ऑलराइट गाइस, पार्ट 1 पे मैंने पार्ट 1 लिखा नहीं है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, बट आई हैव इंटेंट टू कवर दैट वीडियो इन अ टाइम। ठीक है, एक बार में ही कवर करने का मेरा इरादा था, लेकिन वो लंबी वीडियो हो गई तो मैंने क्लास ओवर कर दी थी और मैंने वही अपलोड कर दी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। महासागरीय, महासागर, ठीक है, महासागर को देखते हैं हम। महासागर को कहेंगे ओशियन। ठीक है, तो वर्ल्ड में कितने ओशियन हैं, चलिए देखिए। नंबर पहला है सबसे पहले प्रशांत महासागर। ठीक है, इसको कहते हैं पैसिफिक ओशियन। अभी ये आपका काम है, ठीक है, इसको देख करके इसके आगे इंग्लिश भी जरूर लिखिएगा। ठीक है, अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक ओशियन इसको बोलते हैं, तो इनकी इंग्लिश भी एक बार आप जरूर लिखना। ठीक है, उसके बाद हिंद महासागर, ये इकलौता महासागर है कि जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। ठीक है, हिंद महासागर। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन। अब इसको हो सकता है कि भारतीय ओशियन बोले। ऑलराइट गाइस, दक्षिणी महासागर। ठीक है, यानी कि इसको सदर्न ओशियन बोलते हैं। इंग्लिश भी इसका पक्का लिखें। देखिए मैं इंग्लिश पे क्यों इतना जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी हिंदी माध्यम का ही विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैंने वो प्रॉब्लम्स फेस की हैं। अभी आप लोगों को क्या है कि अगर बिगिनिंग है तो डेफिनेटली आप अभी से उस चीज़ को लेकर के चलिए। ठीक है, इससे बचना नहीं है बल्कि इसको हराना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो ये हमारे 5 ओशियन हो गए। अब हम इनको क्या करेंगे, एनसीईआरटी में तो केवल प्रशांत महासागर के बारे में ही दिया हुआ है, तो हम प्रशांत महासागर के बारे में थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, चैप्टर नंबर 6। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये 4 महासागर तो मैं मिटा रहा हूँ, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी अपकमिंग क्लासेस में इन चारों के बारे में भी दिया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गया है। ठीक है, देखिए गाइज, मेरा आपसे एक ये वादा है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको यहाँ के अलावा ज्योग्राफी जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ आप ये पढ़ लीजिए। मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप मोर देन 70% ज्योग्राफी यहाँ से कवर कर लेंगे। आगे जो जितना भी दिया गया है बहुत डिटेल में दिया गया है, 70% ज्योग्राफी का मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि आप यहाँ से कवर कर लेंगे इसी बोर्ड से। ऑलराइट गाइस, उसके बाद जो 10% रह जाती है वो कुछ हमें एडवांस बुक से या एटलस से देखना पड़ती है, 20% हमको देखना पड़ता है। ऑन एन एवरेज 20% कह सकते हैं हमें करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो करंट अफेयर्स और ये अगर साथ साथ लेके चलते हैं तो काफ़ी हद तक ज्योग्राफी हमारी यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। तो प्रशांत महासागर के बारे में देखते हैं। प्रशांत महासागर, ठीक है, सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर। हमने देखा था सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो हमने एशिया देखा था, उसके बाद हमने क्या देखा था, अफ्रीका देखा था। ठीक है, उसी तरह से हम इसको भी याद रखेंगे। ये पृथ्वी के 1/3 भूभाग पर फैला है। ठीक है, कितने, 1/3 भूभाग पर फैला है। बस इतनी लिखने की जरूरत है, इससे ज़्यादा ना लिखें। ठीक है, इतने में ही आपको पॉइंट पूरा याद आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग
कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, इसी महाद्वीप में स्थित है, जो कि कितना है? लगभग 11,022 मीटर है। ठीक है, 11,022 मीटर, यस एग्जैक्टली 11,022 मीटर है। ठीक है, और सबसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग कितना है? 8,850, 8,848 है। एवरेज 2 मीटर बर्फ जमी रहती है, इसलिए हम उसको 8,850 मीटर कहते हैं। यानी कि ये लगभग 9 किलोमीटर है और ये लगभग 11 किलोमीटर है। ठीक है, ये 9 किलोमीटर है। तो ऑन एन एवरेज हम देखें तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग और सबसे ऊंचा भाग, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया? लगभग 20 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 20 किलोमीटर। अभी हमने एक चीज और पढ़ी थी कि पृथ्वी का डायमीटर हमने जो पढ़ा था, यहाँ से लेकर के केंद्र से 6,371 किलोमीटर है। ठीक है, 6,371 इधर, 6,371 इधर, 6,371 इधर। ठीक है, तो अब हम सिर्फ अगर 20 किलोमीटर उथल पुथल हो रही है तो वो कितना होगा? इतना सा इसका भाग बनता है। ठीक है, बस एक लाइन हम ऐसे खींचे वो इनफ है। इसके सामने हम देखें पृथ्वी कितनी हमारी मोटाई है पृथ्वी की, तो 20 किलोमीटर तो नथिंग है। ठीक है, इसके सामने 6,371 किलोमीटर या कहीं कहीं 6400 किलोमीटर भी, 6,400 किलोमीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ठीक है, प्रशांत महासागर को हम एक बार अगर यहाँ देखें तो देखिए कुछ हमें समझ में आएगा। ये हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, इसको हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, तो लगभग वृत्ताकार है। ऐसे करके हम अगर देखेंगे तो लगभग ये सर्किल लगभग कह सकते हैं, पूरी तरह से तो नहीं है। ठीक है, जैसे हम अटलांटिक महासागर को देखते हैं कि वो एस के आकार का है, इस प्रकार से अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार का है, उसी प्रकार हम इसको कह देते हैं ये वृत्ताकार है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ वृत्ताकार लिख लीजिए, ये काफी है, इनफ। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बता रहे हैं। ये कह रहे हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका कहाँ है? इसके चारों ओर स्थित है, चारों ओर स्थित है। चारों स्थित लिख दिया है मैंने, आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, चारों ओर स्थित है। ठीक है, भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर को 2 भागों में काटती है, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, भूमध्य रेखा यही है। ठीक है, भूमध्य रेखा इसको ही नहीं, ये अटलांटिक महासागर को भी भूमध्य रेखा काटती है। तो देखिए ये पैसिफिक ओशियन है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, और यहाँ देख सकते हैं आप साउथ पैसिफिक ओशियन। तो इसको लगभग बीच से गुजर जाती है, जिससे कि 2 भागों में काटती है। तो यहाँ लिखेंगे हम भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ऑलराइट, 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। चलिए लिख लीजिए, 2 भागों में बांटती है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण, कौन कौन से? उत्तर और दक्षिण, ये आपको दिख पा रहा है तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज मैंने बोल दिया उत्तर और दक्षिण। ठीक है, हमने एक पनामा स्थल संधि को जो अभी देखा था, पनामा स्थल संधि क्या है वो हम पढ़ते हैं। पनामा हमने जो पढ़ा था अभी कि वो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, पनामा जो है इस्तांबुल नामक जो स्थान है उससे क्या है, एक संकीर्ण भूमि की पट्टी से जोड़ती है, जुड़ी हुई है। ठीक है, दोनों महाद्वीप जुड़े हुए हैं, जिसको हम एक बार फिर यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पनामा है। ठीक है, इस जगह पनामा है। पनामा के इस्तांबुल एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है, वहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो कहाँ है पनामा की, हम कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ लिख लेंगे, इसको नोट में आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ फिनिश कर देता हूँ इसको, ये लिख लीजिए, ये गहराई ज़रूरी है लिखना। ठीक है, 11,022 मीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखिए पनामा। पनामा के बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बताता चलूँ यहाँ। ठीक है, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के पनामा शहर में है। ठीक है, पनामा शहर, ये शहर का ही नाम है। ठीक है, कहाँ? नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका। ठीक है, लिख लीजिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ऐसे लिख लीजिए। इसकी 82 किलोमीटर लंबाई है, 82 किलोमीटर लंबाई। ठीक है, 90 मीटर
चौड़ाई सिर्फ 90 मीटर चौड़ाई है, ठीक है, 90 मीटर चौड़ाई और लगभग न्यूनतम गहराई इसकी कितनी है, 12 मीटर, 12 मीटर गहराई न्यूनतम, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे अबाउट पनामा नहर, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का 6 क्लास की एनसीईआरटी का ख़त्म होता है, ठीक है। काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं, अगर आपको ठीक लग रहा है कि मैं थोड़ा यहाँ पे आपके साथ सही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मैं खुद भी विद्यार्थी ही हूँ, ठीक है। जैसे विकास सर बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी ही रहता है, ठीक है। तो वो मुझे उनकी बात से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, इवन के बहुत लोग उनसे इंस्पायर हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये कहना बहुत हद तक सही है कि हाँ, हम सभी विद्यार्थी हैं, हम सारे जीवन कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप ये नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका आप जितना मैं यहाँ लिख रहा हूँ बस इतने ही नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हैं और सब ठीक रहा तो मैं कंटिन्यू ही वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आपको देखना है, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो हम अपने कल के क्लास में देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हम देख चुके हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से होते हैं, मैं एक ओवरव्यू छोटा सा आपको दे देता हूँ, ठीक है। स्थल रूप का मतलब क्या होता है, स्थल रूप, रूप मतलब क्या होता है, उनकी आकृति प्रकार किस किस तरह के। तो 3 ही तरह के स्थल रूप हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, ठीक है। हम मैदानों को पढ़ेंगे, पर्वतों को पढ़ेंगे, पठारों को भी पढ़ेंगे। ऑलराइट गाइस, तो चलिए, बाकी मेरा आपसे प्रॉमिस फिर है कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बस इनको फॉलो करते जाइए, क्लासेस को आप देखते जाइए, बाकी लोगों को भी दिखाइए, ठीक है। सारी की सारी एनसीईआरटी, ठीक है, मैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ कवर करने वाला हूँ और नेक्स्ट मंथ से मुझे थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो फिर एक चैप्टर एक ही दिन में कवर किया करेंगे और इवन एक दिन में 2 वीडियो भी मैं अपलोड कर दिया करूँगा ताकि एनसीईआरटी जल्द से जल्द कवर हो जाए। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वार्ता को विराम देना चाहता हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।